बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। दो स्टोरीज पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का हमेशा एक कलीदी किरदार रहा है हिंदुत्व के फरोग में, वो पेश रहता है। हमेशा वहां पर अकलियतें महफूज नहीं है और स्पेशली जब मुसलमानों की बात की जाती है तो मुसलमानों से जुल्म कोई नए नहीं है। और हमने देखा हालिया दिनों में कि अब स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे भी मुसलमान बच्चे बच्चियों और खवातीन के लिए स्पेशली महफूज नहीं रहे। अब पर्दे पर भी हिजाब पर भी पाबंदियां लगा रहा है। भारत का जो असल जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। हमने हालिया दिनों में देखा कि मुस्कान नामी तालिबे इल्म को गीदड़ों ने घेर लिया और उसकी बहादुरी को सलाम। हवा की बेटी ने जिस तरह अल्लाह अकबर के बुलंद शगाफ नारे लगाए, जिससे न सिर्फ भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तमाम जगहों पर अब एहतजाज जारी हो गया है और न सिर्फ बीजेपी दीगर पॉलिटिकल धड़े भी उस मुस्लिम बच्ची के हक में निकल आए, लेकिन बेहसी अभी भी जारी है। वहां के होम मिनिस्टर ने इस हिजाब के मामले पर उसी जो इंतहा पसंद जो चेहरा है भारत का, उसी के हक में उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आगे ये उठ किस करवट बैठेगा, न सिर्फ भारत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुल्कों में हिजाब के हक में एहतजाज धरने निकाले जा रहे हैं और जिस तरह उस मुस्लिम बच्ची ने ये साबित कर दिया कि मुसलमान नहीं डरते किसी दबाव से, किसी घेराव से जो उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उस बच्ची को। उस बच्ची ने वो जो तकरीबन 400-500 लोगों का एक रेवर था उसके बीच में खड़े होके उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बता दिया कि हिजाब हमारा हक है और दीन इस्लाम हमें यही तालीमात देता है। उससे आगे बढ़ेंगे हमने देखा कि रुकन नेशनल असेंबली सेनेटर फैसल वाडा भी इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया। काफी तवील अरसे से ये केस चल रहा था। उन्होंने दोहरी शहरियत छुपाई और जो हेर फेर थी डॉक्यूमेंटेशन की आज वो आया हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की बातें की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से। क्या वाकई जालसाजी है? जिस तरह अपोजिशन कहती रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उड़ जाएंगे, वो यहाँ नहीं होंगे आगे फ्यूचर में, इस पर बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे साबिक नेशनल असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद साहब और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट और कई अदवार मुल्क की सियासत के देख चुके हैं। इंटरनेशनली मामलात पर भी काफी गहरी नजर होती है आपकी। स्टार्ट करेंगे गौरी साहब, आपने देखा कर्नाटक में जो ये एक बच्ची के साथ वाकया पेश आया, तो ये बच्ची तो चले एक वीडियो आ गई। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। कहां जा रहा है भारत, ये बताइएगा। और मुसलमान अब क्या मतलब वो हिजाब भी नहीं पहन सकते, फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? साजिद, असल में भारत दुनिया में अपने को सेकुलर मुल्क कहता है, कहलाता है, मुतारिफ कराता है कि भारत सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर अकलियती को आज़ादी है। हम ये देखते हैं कि मुसलमान हो या दीगर अकलियती कोई भी हो, उन सब के साथ भारत का एक तासुबाना हिंदू तासुबाना रवैया इनका को जो पूछा है ये मोदी सरकार में सबसे ज्यादा। इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि कम मामला थे, कम चीजें थी, मगर मोदी सरकार के आने के साथ ही इस पे यानी इंतहा पसंदी, हिंदू इंतहा पसंदी वाज़ेह तौर पे सामने आई है। हम ये देखते हैं कि ये तुलबा जो थी मुस्कान और जिस तरीके से उसके लिए हिंदू का जो इंतहा पसंद हिंदू स्टूडेंट ने घेर लिया था, तो जैसे इदारे में घेरा तालीमी इदारे में, और वो अकेली तना लड़की ने जिस तरीके से उनके नारों का जवाब देकर नारे अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और वो बढ़ती गई और उस मजमे को चीरते हुए, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतने सैकड़ों हिंदू की तादाद में तुलबा थे जो अपने नारे लगा रहे थे, और एक तना लड़की तालिब इल्म नौजवान, ठीक है, वो उस मजमे को चीरती हुई अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ती गई। कंटिन्यू करते हैं। गौरी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। थेबो साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बताइएगा कि ये हवा की बेटी ने तो फिर साबित कर दिया, अल्लाह अकबर के बुलंद शगाफ नारे लगाए और वो जो जत्था था जो हिरासा कर रहा था, जो घेर रहा था उस मासूम बच्ची को, अब ये जो मतलब ये वीडियोस आना, इससे पहले कुछ बहुत सारी चीजें भारतीय मीडिया तो छुपा देता है। किस तरफ जा रहे ये मामलात? वहां की हुकूमत भी कोई इकदाम तो नहीं ले रही, लेकिन अपोजिशन की जमातें तो फिर एहतजाज कर रही थे। वो साहब, आपका तजिया क्या कहता है?
دیکھیں جی، ہندوستان میں جب سے نریندر مودی صاحب کی حکومت آئی ہے تو ہندوستان کا ایک بلیک امیج دنیا میں جا رہا ہے. خاص طور پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ صحافیوں کو، جرنلسٹ کو، مسلم کمیونٹی کو، ابھی وہ خواتین کے اوپر بھی اس طرح کے ظلم. میں پہلے پردے پہ بات کروں گا کہ پردہ نہ امپوز ہونا چاہیے، نہ فریڈم ہونا چاہیے. جس کی جو مرضی ہونی چاہیے وہ اس کو کرنا چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ یہ مسٹ بی ڈن، نہ اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی اپنی ویژن ملے، اس نے خدا کو جواب خود دینا ہے. میں نے داڑھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. میرے اوپر کسی نے امپوز نہیں کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہاں پہ بھی میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ مائنارٹیز میں ہیں. اور جب سے نریندر مودی آیا ہے، خاص طور پہ جو ان کے کل آپ اپوزیشن کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں جو انہوں نے بتائے ہیں نریندر مودی کے لیے، تو یہ دنیا میں کس طرح کا امیج جا رہا ہے. یہ جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا جو انجام ہوتا ہے وہ ایک دن جو فتح ہوتی ہے نا، وہ مظلوم کی ہوتی ہے. یہ ہندوستان کو سوچنا چاہیے. ہم مانتے ہیں ہندوستان کی 131 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی سیکٹر کی، کہ کوئی اچھے کام بھی ہیں، تو اس طرح کے کام کریں. یہ دنیا میں کس طرح سے امیج جا رہا ہے، دنیا میں کس طرح سے ہندوستان کو دیکھا جانا چاہیے. اور بڑی باتیں ہوتی ہیں جناب کہ جی فیکٹ اپ کے لیے یہ رول نہیں ہوا، وہ رول نہیں ہوا. تو ہندوستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اوپر کون کون سی سینکشنز لگنی چاہیے. جو ہمارے پاس فارن بائرس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، فریڈم آف ہیومن کائنڈ. تو بھائی ہندوستان کو بھی دیکھیں، جہاں سے اتنا بڑا آپ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، تو ان کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے انسانیت کے لیے آج کل مودی صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. تو دنیا کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو مسلمان ملک ہیں جو ان کو بلا کے ان کو تلواریں دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اعزاز میں ان کے لیے جو ہے وہ پارٹیز رکھتے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اچھا تھیبو صاحب، ٹھیک ہے تھیبو صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو انتہا پسند جتھے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اس طرح کی بھارت میں، تو حکومت کیوں ان کے آگے اس طرح کا رویہ ہے؟ حکومت کو تو بہت سارے اختیارات ہیں. کیا حکومت خود چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو مطلب دبا دیا جائے، ان کے رائٹس چھینے جائیں؟ یہ کمزوری ہم نے ماضی میں 90s میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کرکٹ پر بھی پابندیاں، وہاں پہ کبھی شیو سینا کے گنڈے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو حکومت کیا خود چاہ رہی ہے کہ یہ ہو؟ مطلب حکومت کی کوئی حکومت خود نہیں چاہ رہی ہے، یہ حکومت کر رہی ہے. دیکھیں یہ جو نریندر مودی کی جو حکومت ہے یہ آر ایس ایس کے پلانٹڈ گنڈے ہیں جن کو آپ نے ابھی جو ہے وہ بی جے پی میں لا کے دے دیا. یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں انہوں نے پہلے کیا کیا جب چیف منسٹر تھے، وہ ان کی تو کلیئر پالیسی ہوتی ہے نا. انہوں نے تو سب سے پہلے یہ اناؤنس کیا کہ ہم ہندوستان کو ہندوتوا میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری کسی بھی ہندو بھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، وہ اپنا ان کا ریلیجن ہے. ہم اس کرمنل مائنڈ کے اگینسٹ ہیں جو اس ریجن کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ریجن ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. جب تک اسٹیبلٹی افغانستان میں نہیں آئے گی پاکستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا. جب تک ہندوستان میں نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہندوستان کو سوچنا چاہیے، خطے میں رہنا چاہیے اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی تو آگے چل کے جو لوگ اس طرح کے انتہا پسند ہوتے ہیں وہ کل اس بچی کو مارنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین تھیبو صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا. گوری صاحب آپ نے سنا کہ حسین تھیبو صاحب نے کہا کہ بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جو انہی لوگوں کے مائنڈ سیٹ، اسی کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں. مطلب وہ وہاں سے ختم کر دیں. اگر وہ سیدھے نہیں ہوتے اور اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک رکھتے ہیں تو باقی دنیا کے ملکوں کو بھی تو سوچنا چاہیے. ساجد مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ جو بھارت میں جو یہ کہ مودی سرکار کے بعد یہ سارا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بچی کی ویڈیو آئی اور یہ پاکستان کے ایک نجی چینل کو اعزاز حاصل ہے کہ جس نے یہ ریکارڈ کیا، اس پہ بھی بھارت شور کر رہا ہے. تو اس کے بعد کیا نام ہے یہ چیزیں آئیں تو ایک وہاں کی
पूरे भारत के मुसलमानों में एक जज्बा और एक जोश पैदा हुआ है। 35 करोड़ की आबादी है वहां पे, पाकिस्तान की तो 22 करोड़ आबादी होगी, मुसलमान मुल्क है, वहां 35 करोड़ मुसलमान रहता है। अब ये समझ में आता है कि 35 करोड़ मुसलमानों को रोकना, जो भारतीय सरकार के जो मौलवी हजरात है वो हमेशा से इन मुसलमानों को गाइड अपने मफादात के हवाले से उनके मजहबी जज्बात को और मुख्तलिफ चीजों को दबाते आए हैं अपने मफादात के हवाले से। अब वो सूरत इस मुस्कान तलबा के बाद नजर नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी शुरुआत है उसने जो दीदा दिलेरी से किया, और मुसलमान वैसे ही दिलेर है। और हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत तो उस वक्त से हो गई थी जब शाहरुख खान जो एक इंटरनेशनल हीरो है, आर्टिस्ट है, दुनिया भर में मशहूर है, और भारत का सबसे बड़ा मुसलमान और हिंदुओं में सबसे बड़ा आर्टिस्ट अदाकार है शाहरुख खान। जब शाहरुख खान के बेटे के गिरफ्तार किया गया, शाहरुख खान पे दबाव डाला गया, शाहरुख खान के डिस्टर्ब किया गया, और उसके बाद वो सारी चीज साबित हो गई। जिस एजेंसी के लोगों ने गिरफ्तार किया आज वो खुद गिरफ्तार है। अब गुज़िश्ता दिन 2-3 दिन पहले जब लता साहब की आखिरी रस्मात अदा की जा रही थी मौत के बाद, तो शाहरुख खान अपनी वाइफ के साथ आते हैं। उनकी वाइफ हिंदू है, वो अपने हिसाब से रस्मात अदा कर रही थी आखिरी। शाहरुख खान मुसलमान है, उन्होंने फातिहा पढ़ी। फातिहा करने के बाद हम फातिहा करने के बाद फूंक मारते हैं, तो उन्होंने फूंक मारा है, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि क्या नाम है कि वो ये उन्होंने थूक फेंका है लता की, मगर से कि तोइन की, जबकि लता जहालत नहीं है गौरी साहब, जहालत नहीं है, ये नहीं जहालत नहीं है, इंतहा पसंदी है जो मोदी सरकार के वहां पे हो रही है। अब इतना बड़ा सुपरस्टार उसके ऊपर इल्जाम ये लगाना क्यों कि वो मुसलमान है। अब आप हम ये देखिए बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है, बड़ा मसला बना हुआ है। नहीं तो फिर जहां शाहरुख खान जैसी पर्सनैलिटी महफूज नहीं है उन पर इतना बड़ा बलवा हो गया, तो फिर आम अवाम का क्या हाल होगा? लता साहिबा जो थी वो शाहरुख को अपना बेटा तस्लीम करती थी, बेटा मानती थी, और वो भी उनको वही माँ का दर्जा देते थे। एक तो और फिर इतनी बड़ी लता साहिबा, इतनी बड़ी शख्सियत जिसमें प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी अफसोस का इजहार किया उनकी वफात पे। अच्छा, उसमें ये कभी तस्वर ही नहीं किया सकते जब एक दूसरे के शाहरुख के और लता साहिबा के ऐसे ताल्लुकात रहे जिंदगी में। फिर उसके बाद वो उस हिंदू मुल्क में रह रहे जगह इंतहा पसंद वजीर आजम है, तो और वो सारे रस्मात में सारे वीवीआईपीज हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद मोदी साहब भी थे आखिरी रस्मात में, और उस दौरान पर ये इल्जाम लगाना कि इस तरह की तौहीन की गई है, तो आप उसका भारत का मकरू चेहरा देखें ना, तो एक आम वाली बात है कि एक आम जो मुसलमान है उसके साथ क्या कुछ नहीं होता है, मगर शुरुआत इस बच्ची ने की है। और ये क्या नाम है, और अब मुसलमानों को रोकना, इस मुसलमानों की तेजी को रोकना मैं समझता हूं नामुमकिन है। हम देखते हैं दिगर जो मुसलमान आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, और इत्तेफाक ऐसा कि सभी मुसलमान जो टॉप लिस्ट पे इंडिया में, और इंडस्ट्री सबसे बड़ी दर्जा रखती है। ठीक है, लेकिन गौरी साहब आपने जब कहा कि अब ये शुरुआत हो गई है, लेकिन ये भी चीज आया है कि जब कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है अपने हक के लिए तो भारत उसको दहशतगर्द करार दे देता है, उस पर केसेस दायर कर देता है। भारत तो अब भी चीख रहा है, भारत का मीडिया अब भी चीख रहा है, ये सारी ये जो चीजें आई है कि हमें गलत किया जा रहा है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये तमाम चीजें, मगर वो हमसे तेज है। हमारा मीडिया भी इस इशू को इस तरीके से ना डिस्कस करता है, ना इस तरीके से मंजरात पे लेकर आता है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो मुसलमान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अपर क्लास का हो, आज बड़े ये शाहरुख खान समेत दीगर आर्टिस्ट भी मजबूर हो गए हैं। देखिए वो मजबूरन हिंदुओं से शादियां करते हैं। आप जितने आर्टिस्ट लेने उन्होंने हिंदुओं से शादी की, क्यों? उनको मजबूरी है, वो उनको उस मुल्क में इतना बर्दाश्त करते ना उनको रहने देंगे, वहां इतना तासुब है। तो उसके बावजूद ये आज देखिए आप अभी भी एक रिपोर्ट दब गई कि सुलेमान खान के ऊपर भी बड़ा एक केस बनने वाला था कि उसके फार्म हाउस से कितनी लाशें निकली हैं, ये निकला है जो जराए बताते हैं। अब मैं ये समझता हूँ जो सुलेमान खान की मंगनी का ऐलान जो हुआ है, हिंदू, वो भी हिंदू फैमिली के अंदर, वो या सिख फैमिली है, सिख फैमिली है,
तो वो भी जो ऐलान हुआ है, और शाहरुख खान सलमान खान ना शादी करते थे इतने अरसे से, ना इस पर डिस्कस करते थे, अचानक ऐलान होना, तो मैं ये समझता हूँ कि उन खबरों को दबाने की वजह से जो सलमान खान के हवाले से आ रही थी, इल्जाम लगाए जा रहे थे या जो कुछ भी था, और अब वो शादी के ऐलानात में और उसके अंदर वो दब चुकी है। और दूसरा ये कि वो चाहते होंगे कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, जैसा उनसे पहले उनके भाई भी एक हिंदू खातून से आर्टिस्ट रही, उससे शादी की हुई थी, तो ये एक मजबूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो लास्ट में अब मुझे बताएं कि अगर ये रविश बरकरार रही मोदी सरकार की, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि खाना जंगी की हालात के अब करीब है भारत? बिल्कुल 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 ऐसा होगा। ये सिर्फ एक ही नहीं कि मुसलमान तरीके उठाएंगे, ये तरीक सिखों की तो चल रही है ऑलरेडी, दीगर भी उधर कौमें और दीगर भी मज़ाहिब बसे हुए हैं। हम तो फिर भी 35 लाख है जो कम तादाद में, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कि क्या नाम है, कोई दो राय नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में भारत बेनकाब होगा, और मोदी की गवर्नमेंट जब तक कायम है, मैं ये नहीं समझता कि क्या नाम है, ये गवर्नमेंट जो है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ऐसा ही है, और न सिर्फ इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लोगों ने इसको कंडेम किया है। नोबेल इनाम याफ्ता मल्ला यूसुफ़ज़ई ने भी इस पे कंडेम किया है कि मुसलमान बच्चियों के साथ ये जो भारत का जो रवैया है, ये इस पे बहुत पूरी दुनिया को अफसोस हुआ है। और उस हवा की बेटी को सलाम के जिसने साबित कर दिया कि मुसलमान अपने दीन, अपने ईमान पे, अपनी सकाफत, अपने कल्चर, जो उनको तालीमात दीन मोहम्मद देता है, वो उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उस बच्ची ने जिस तरह शेर की धाड़ें की हैं वहाँ पर, तो इससे जो हिंदू जो गीदड़ जत्थे थे, या जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, तो उनकी भी ऐवान हिल गए होंगे। और जिस तरह गौरी साहब और दीगर जो अकाबरीन जो इस पर तज्जिया कर रहे हैं कि मुमकिन है कि अब वेरी सून भारत में भी खाना जंगी की सूरत हाल हो। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नेशनल असेंबली सेनेटर फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेनेटर फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। क्या जालसाजी का मामला है गौरी साहब? क्या वाकई छुपा के रखी ये तमाम चीजें? और फिर कैसे मुमकिन होता है कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, उसके तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनका चेक एंड बैलेंस होता है, तो फिर एक तवील अरसा ये केस चलता रहा और फिर फैसल वाडा और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अभी भी उस फैसले को तस्लीम नहीं किया? नहीं, तवील अरसा की केस नहीं चला है। मेरा ख्याल चंद माह ही हुए इनको सेनेटर मुंतखब हुए फैसल वाडा को। इससे पहले नेशनल असेंबली के हवाले से उसके केस चल रहा था। जब उसने कहा नेशनल असेंबली की सीट जा सकती है, तो पार्टी हाईकमान ने उसको कहा कि वो सीट आप छोड़ दें, और सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। इस पर पार्टी पीटीआई की जो यहाँ की क्यादत है मुकामी सिंध की, उसने बड़ा इख्तलाफ किया कि फैसल वाडा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसमें बड़ा शिद्दत से इख्तलाफ आया, और जब पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी इसी हवाले से, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई कि मेरे पास पावर है, मैं चेयरमैन हूं, कोई और सही है या गलत है, फैसल वाडा की कुर्बानी है पार्टी के साथ, फैसल वाडा को टिकट सेनेट का दिया जाएगा। उसके बाद किसी अराकीन में जरूरत नहीं हुई कि एज ए चेयरमैन इमरान खान साहब का ऑर्डर को, या उन्होंने ऑर्डर जारी किया, और उसके बाद फैसल वाडा मुंतखब हुए वापिस सेनेटर, और वफाकी वजीर दोबारा वही वजारत उन्होंने वजारत चार्ज। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर नेशनल असेंबली अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया।
थैंक यू, आपने लाइन के लिए। बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो धरनों का ऐलान किया 27 मार्च को, आप मार्च भी निकालेंगे, कराची से इसकी शुरुआत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ मकामात पर जलसे कर रहे हैं, लेकिन अवाम तो नहीं है, कोई पजीराई नहीं है, कोई बड़ी शख्सियात की शमूलियत पंजाब से नहीं हो रही। पंजाब में तो अभी तक आपको वो अवामी सपोर्ट नहीं है, तो फिर ये कैसे आप ये मार्च करेंगे? अवाम तो होगी नहीं राशिद साहब। ये सपोर्ट तो है और आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगी भी, और अभी माजी में भी आपने देखा है पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुआ, हमारे जो वोट थे वो 450-500% बढ़े हैं और दीगर पार्टी से कम हुए हैं। तो उम्मीद है हमें कि पंजाब और दीगर बाकी जगहों से भी सारी सपोर्ट है। उसके अलावा ये जो मार्च है ये कोई पंजाब में शमूलियत करवाने के लिए तो है नहीं, ये तो जो हुकूमत है, एक नायल हुकूमत और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनको घर भेजने के लिए, और उस पर वर्किंग चल रही है। और आप जैसे देख रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और सपोर्ट हर जगह से आ रही है। सिर्फ ऑपोजिशन की पार्टी ही नहीं मिल रही बल्कि रूलिंग पार्टी, उनकी जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो तक हमसे मुलाकातें कर रहे हैं। अली राशिद साहब, होम मिनिस्टर अली राशिद साहब, शेख रशीद साहब का कहना है कि आप लोगों के पास तो लोग ही नहीं है, अब आप हमारे इत्तेहादियों के पास काफले लेकर जा रहे हैं, उनकी समाजत कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आ जाएं, आपके पास वो कहते हैं ना कि तिलों में तेल नहीं है। उनसे कहें कि शायद वो अखबार नहीं पढ़ते, मगर मुझे जहां से मैं देख रहा हूँ उनके इत्तेहादी जो हैं MQM पाकिस्तान, वो फ्लाइट पकड़ के लाहौर जाके लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से भी मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ तो कराची नहीं आए उनसे मिलने, वही लाहौर गए उनसे मिलने। तो कौन किसके पास जा रहा है तो बड़ा वाज़ेह है। तो शेख रशीद साहब को उस पर थोड़ा नजरसानी करनी चाहिए कि कौन कौन से तिलों में तेल है और कौन किसके पास जा रहा है। रजत तसद्दुक़ गोरी बात कर रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट। अभी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही है आप लोग यहाँ से करेंगे, मगर मेरी इतलात ये है कि हर पार्टी के जिम्मेदारान को, पैसे वालों को और को कहा जा रहा है कि आप इतनी इतनी बस लाएंगे, नंबर देंगे बसों का, तस्वीरें देंगी बसों की, और तमाम लोग तो आप यहाँ से सिंध से भर के बसों के साथ ले जाएंगे। पाकिस्तान में आपके साथ कौन है, कौन लोग खड़े हैं? पंजाब में कौन खड़ा है? खैबर पख्तूनख्वा में कौन खड़ा हुआ है आपके साथ? देखें आपने, अगर आप केपी में भी उठा के देख लें, केपी में भी इस दफा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए। सर उन बातों को आप छोड़े, आपके साथ लीडरान कौन खड़े हैं जो लोग आवाम को लेकर आएंगे? पहले आप पार्टी रहनुमाओं की तो गिनवा दें, आप ये बातें करना छोड़ दें कि कौन क्या था, जो लोकल पार्टी को छोड़ दें आप। पंजाब में आप बताएं कौन कौन लीडरान आपके साथ खड़े हुए हैं पार्टी के आपके? भाई साउथ पंजाब में हमारे 3 MNAs हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं मुल्तान से। यूसुफ रजा गिलानी MNA नहीं है सर, सेनेटर है। नहीं मेरे भाई, मगर मखदूम महमूद साहब के 2 बेटे हैं, महमूद क्या नाम है उनका, 3 MNAs हैं हमारा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है। अली साहब लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि नो कॉन्फिडेंस की भी बात की जा रही है, तो वो किसके खिलाफ होगा, कब होगा, कितने लोग, कोई बताए ना आवाम को कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप उतरेंगे? देखें, जब ये मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत हुई जब PDM की बुनियाद रखी गई तो हमने तो उसी वक्त से यही बात की थी कि इन हाउस चेंज होना चाहिए, इस्तीफे देने की बात नहीं होनी चाहिए, और हमें इंटरनली सबको मिलके नो कॉन्फिडेंस वोट लाना चाहिए और इन हाउस चेंज करना चाहिए। ठीक है। और आप देखें वही बात साबित हुई एंड में, जो शुरुआत में हम कही थी, अब चीजें उस तरफ ही जा रही है। अब दीगर भी जो PDM की जमातें हैं वो भी अभी ये बात कर रही हैं, जो पीपल्स पार्टी शुरू में कह रही थी, इस बात में वजन था, और वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि अब उस जब आप इतने ऊपर उम्मीद हैं और आप लोग शुरू दिन से चाह रहे थे कि अदालत के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, तो फिर आप लॉन्ग मार्च किस सिलसिले में कर रहे हैं? यानी कि आपके साथ लोग नहीं है तो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ना, 2 बातें हैं। फिर लॉन्ग मार्च किस लिए किया जा रहा है? पहले अपना नाम तारुफ करें। तसद्दुक़ गोरी बात कर रहा हूँ सर, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। थोड़ी आवाज अपनी धीमी करके बात करें, थोड़ी आवाज। तसद्दुक़ गोरी बात कर रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है, आपको सीखने की जरूरत है, थोड़ी आवाज नीचे करके बात करें, पहली चीज। और दूसरी, आपका माइक दूर है ना, मेरा आवाज आपको नहीं आ रही होगी। जी कंटिन्यू करें अली साहब। मुझे आ रही है आपकी आवाज, और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोले। सवाल क्या है आपका? मेरा सर सवाल ये है कि
जब आप शुरू दिन से पीडीएम ने भी ये मुतालबा था, इसलिए वहां से आप अलग हुए कि आप अदम इत्मीनान की तहरीक लाना चाह रहे हैं जमहूरी तरीके से, जरदारी साहब का ये था। उसके बाद आप लॉन्ग मार्च फिर किस खुशी में कर रहे हैं? यानी आपको यकीन नहीं है कि अदम इत्मीनान पास होगी या अदम इत्मीनान पेश होगी? देखिए आपको मैं एक बात समझाता हूँ। देखिए हर किस्म, हम हर फोरम पे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो कोर्ट में हो, हम हर अपना उस चीज को एक्सरसाइज करेंगे और हर फोरम पे हम लेके जा रहे हो। एक सिंबॉलिक लॉन्ग मार्च है, ठीक है, जिसमें हमने ये जाके नहीं बोला है कि हम जाके वहां धरना दे के बैठ जाएंगे या हम जब तक वापस नहीं आएंगे। हम ये एक सिंबॉलिक, और ये देखें जो आप कह रहे हैं लीडर कौन से हैं, कहां से, यहाँ से बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज पार्टी जो होती है अपने अहदेदारों को, अपने जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां देती है कि इतने लोग आप इधर से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो मगर ये काफिला चलता जाएगा और जैसे ये कराची से निकलेगा हैदराबाद जुड़ते जाएंगे और काफिला बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपने विनय सैची को टाइम दिया। गौरी साहब, ये काफिला चलता जाएगा, इससे पहले भी हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये एक साथ नहीं जाएंगे, ये पार्शली एहतजाज होते 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 ये पंजाब में दाखिल होगा। ये एक प्रेशर टैक्टिस इसको कह सकते हैं? नहीं, मेरे समझ से बाहर है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ गेम पूरा है और हम अदम इत्मीनान लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ सिंध से ही लोग भर के ले जा रहे हैं। पंजाब से वो भी नहीं बता सके कि हमारे दोस्त के भैया पंजाब में कौन कौन कहाँ पे इनके, मैं तो वर्कर की कारकुन की बात नहीं कर रहा, वो तो वहां के लीडरान ही नहीं बता सके कि कौन सा कहाँ का सदर है, कौन कहाँ से जो कौन लोगों निकाल के ले जाएगा। यहाँ पे सिंध में गवर्नमेंट है, सिंध में लोगों के मफादात हैं, वो लाखों करोड़ रुपया भी खर्च करेंगे। अब इससे ये साबित होता है कि नेशनल असेंबली के अंदर अदम इत्मीनान नहीं ला रहे। जब एक साबित है कि अगर वो कामयाब हो सकते हैं, ला सकते हैं, तो फिर उनको जरूरत ही क्या है कि इस मामला के अंदर पड़े हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करें। सिक्योरिटी रिस्क है, मामला हैं, गरीब गुरबा, आप देखिए इसमें गरीबी लोग गाड़ी के नीचे आकर मरेंगे, गरीबी ट्रक के नीचे आकर मरेगा, गरीबी बस के नीचे आकर मरेगा, और ये लीडर शान शौकत के साथ आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हुए खाते पीते गुजर रहे हैं। तो आईनी हक है ना गौरी साहब, आईनी हक है, मैं नहीं कहता, आईनी हक होना चाहिए है भी, मगर इश्यूज पे जिस इशू की वो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, तो उसकी तो वो खुद कह रहे हैं ना कि हम अदम इत्मीनान ला रहे हैं। ठीक है, फैसल वाडा को हम कंटिन्यू करते हैं। क्या दोहरी शरीयत उन्होंने छुपाई या पेपरों में हेर फेर की? इलेक्शन कमीशन पहली तमाम चीजें चेक करके स्क्रूटनी करके फिर वो आप एलिजिबल होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये मामला देखें, जब इलेक्शन के लिए फॉर्म जमा किए जाते हैं तो दूसरा जो सामने का कैंडिडेट है वो उस पर तराजा लगा सकता है। तराजा लगाने के बाद अगर वो सबूत है पेश करता है तो इलेक्शन उसी टाइम नाइल हो जाता है। मगर हम ये देखते हैं कि जब अगर ये चीजें सबूत नहीं होती तो बाद में इलेक्शन कमीशन के बाद पेश की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको, अभी फैसल वाडा को भी तायात यानी ये मुस्तकिल उसको नाइल करार दे दिया गया है, क्योंकि ये हमारे आइन में, इसी तरीके से दीगर लोग भी नाइल करार दिए गए। मगर इससे पार्टी को तो दशका लगना है, मगर ये इलेक्शन कमीशन का अच्छा इक़दाम है। मैं समझ रहा हूं उसके साथ साथ जिस तरीके से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, उसमें आप देखें ना कि उनके पर कितने, आज तो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ के पर क्या नाम करप्शन के केसेस हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कोई कानून, अगर ये कानून नहीं है तो कानून साजी करे कि जो स्पीकर भी कैद में, इसी तरीके से जो लोग इन मनसबों पर फाइज हैं, चाहे वो हुकूमती मनसब पर हो, चाहे वो अपोजिशन के मनसब पर हो, तो उन सबको नाय करा देना चाहिए। एक करप्ट और करप्शन से ज्यादा आदमी जो अरबों खरबों खा गया है, वो अपोजिशन लीडर भी बन जाता है और अपोजिशन किरदार भी अदा करता है। तो इस पे भी इलेक्शन कमीशन का तवज्जो दे तो अच्छा है। फैसल वाडा का इक़दाम भी इलेक्शन कमीशन ने किया है तो अच्छा इक़दाम है और हुकूमत उसको तस्लीम भी करेगी। अच्छा, एमक्यूएम का वफ्द गया, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। माजी में भी एमक्यूएम वफाक का हिस्सा रहती है, लेकिन फिर लास्ट में उठ जाने वाली पॉलिसी। देखें, शहबाज शरीफ से मुलाकात की, सियासी लोग मुलाकातें होती है, उन्होंने वादे तौर पर कहा हुकूमत के साथ खड़े, भाई हम एक वजारत पे खड़े हैं और वजारत भी लेने हम खड़े हैं, खत्म बात। और उन्होंने पहले भी नून लीग के साथ काम रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि क्या नाम है कोई ऐसी बात है। मुलाकात लाजमी सियासी हवाले से होती है, उनके डेलीगेशंस भी आए, अगर शहबाज शरीफ नहीं आए तो उनके भी आला सतह के वफद ने मुलाकात की है एमक्यूएम से। एमक्यूएम एक सियासी कुव्वत तो रखती है ना, कराची में सीटें भी हैं, तो इसमें कोई मैं नहीं समझता क्या बात है। और जब चौधरी बरादरान मिल सकते हैं क्या नाम है शहबाज शरीफ के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ,
تو ایم کیو نے اب یہ پورا پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو یہ تو سیاسی حوالے سے بات چیت گفتگو چلتی رہتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان کی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے گا. اب نواز شریف نے ایک فارمولہ نیا دیا ہے. نواز شریف نے فارمولہ دیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہوگا شہباز شریف, صدر زرداری صاحب یا مولانا صاحب, اور یا پھر مولانا صاحب کو صبح پختونخوا میں ایڈجسٹمنٹ کیا جائے. اور جب اگر ہم یہ سیٹ اپ میں اس طریقے سے حکومت آ جاتی ہے تو بلاول زرداری کو کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں وزارت داخلہ سے میں ایسی کوئی وزارت بڑی دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ آپس میں بندر بات آپ دیکھتے ہیں یہ کہا متفق ہو جائے. اچھا, حکومت بھی جلسوں کے شیڈیول جاری کر رہی ہے. منڈی بہاؤدین میں 18 فیب کو وہ جلسہ کریں گے. اب حکومت گراؤنڈ پر آ رہی ہے, تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں حکومت بچا پائے گی اپنی ساکھ؟ دیکھیں, جب الیکشن قریب ہوتے ہیں لوگ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے, اور یہ جاری رہے گی. یہ تو ایک سلسلہ ہے, ٹھیک ہے نا, حکومت کا یا اپوزیشن جماعت ہوگا. تو اس سے آپ یہ کہیں کہ حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے, ہم یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت جس طریقے سے اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے اور وہ ان کے اتحادیوں سے بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو لازمی اس ایشوز میں بھی باتیں ہوتی ہیں. اگر یہ ان تمام چیزوں پہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے ایک فارمولا بھی دینے جا رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے کون وزیر اعظم ہوگا, کون صدر ہوگا, یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں نا. تو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اور اس وقت ہیں. مگر عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پہ جب عوام سے بات چیت کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ جب وہ سوالوں کو جواب دیتے ہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر میں گیا تو پھر برا ہوگا. دھمکی بھی انہوں نے دی ان کرپٹ لوگوں کے لیے. یہ بھی ہمیں علم ہے کہ 60 سے 70 ایم این اے ایسے ہیں جو اپوزیشن کے رابطے میں. اچھا جی اپوزیشن کے رابطے میں, اور ان کو بتائیں گے وہ 60 سے 70 بہت بڑا فگر, بڑا گراؤنڈ بتا رہے ہیں آپ گوری صاحب. یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. اچھا, وہی پرانے نام ہیں, وہی پرانے لوگ ہیں. وہ کبھی ان کی اولادیں ہوتی ہیں, کبھی خود ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ ان کی آبائی سیٹیں ہیں, اپنی ذاتی سیٹیں, چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے جناب مشرف کے ساتھ ہو, چاہے کاف کی ہو. وہ مگر وہ بھی یقین دانی چاہ رہے ہیں. مگر پرائم منسٹر نے جس طرح سے واضح دھمکی دی, پرائم منسٹر عمران خان آج وہ ایک منجے ہوئے لیڈر بھی بن چکا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. سب کی کمزوریاں بھی اس کے پاس ہے, سب کی فائلیں بھی اس کے پاس ہے, سمجھے آپ. اور اگر اس طریقے سے وہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہٹایا گیا, اور اس طریقے سے جو بھی کاروائی ہو, تو وہ عوام میں اس لیے زیادہ وہ ہے کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں جا سکتے. یعنی بھوک افلاس بڑا ہے. مگر عمران خان جس طریقے سے چائنا اور رشیا کے قریب جا رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کی عوام امریکن پیور امریکن رہے ہیں, وہ گورنمنٹیں جتنی ہیں رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. مگر پاکستان کی عوام ہمیشہ امریکہ کے خلاف رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب بھی وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ نکلاتے ہیں امریکہ کے خلاف. عمران خان ایک ہی نعرہ لگانا ہے امریکہ کے خلاف, کہ میں ادھر بلاک پہ جا رہا تھا, امریکہ نے مجھے نہیں ہوا. یہ ساری جو عوام ہے بھوک اور افلاس بھول کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی امریکہ کے خلاف. عمران خان نے نعرہ لگانا ہے کہ میرے کو یہ قوتوں نے پاکستان کے اندر کام کرنے نہیں دیا, جو میں اس ملک سے کرپشن کا نعرہ لگا رہا تھا, کرپشن ختم کروں گا, انہی کی وجہ سے نہیں ہوا. تو یہ دو ہی چیزیں بہت ہیں. اچھا, عوام ایک طرح کی بالکل سمجھدار ہے. ابھی آپ دیکھنا دونوں کے دھرنوں میں جلسوں میں دیکھ لینا, عوام تو ہوگی نہیں, کارکن ہوں گے, جالے ہوں گے, ان کی عواری ہوں گے. آپ یہ دیکھ لینا کہ ساجد صاحب کہ عوام جو ہے سمجھتی ہے, اب عوام سمجھتی ہے کہ یہ سارے چور ہیں, لٹیرے ہیں. کوئی بھی ہو, چاہے اگر پی ٹی آئی کا بھی چور لٹیرا ہو, وہ بھی عوام سمجھتی ہے. آج شعور ہے لوگوں میں. آج ہم یہ سمجھیں کہ آج سے 20 سال 50 سال پرانے حالت ہے, آج کل وہ نہیں ہے. اگر ہم میڈیا پریس صحیح نہیں بتا رہا تو سوشل میڈیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.